BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकीजा मई। स्कॉटलैंड के अवाम ने तारीख साज जमहूरी रेफरेंडम में यूनाइटेड किंगडम के साथ रहने के हक में फैसला दिया। वजीर आजम कैमरून ने कहा कि अब मुस्तकबिल की जानिब देखने का वक्त है। So now it is time for our United Kingdom to come together and to move forward. शाम की फौज शिद्दत पसंद गिरोह दौलत इस्लामिया के खिलाफ बरसरे पैकार। BBC के नामानिगार को महाज तक रसाई मिली। देखिएगा खुसूसी रिपोर्ट। मेरा जिस्म भी तू। और इन सुरों को बिखेरने वाले क्लासिकी गायक रिफाकत अली खान से रहेगी मुलाकात। स्कॉटलैंड ने कल होने वाले तारीखी रेफरेंडम में यूनाइटेड किंगडम में ही रहने का फैसला किया है। रेफरेंडम में साथ रहने के हक में 55% और साथ न रहने के हक में 45% वोट पड़े। तारीखी एतबार से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान ताल्लुकात में अब तक 3 फैसला कुन मोड़ आए हैं। 700 साल पहले 1314 में अंग्रेज बादशाह एडवर्ड को स्कॉट बादशाह रॉबर्ट ने शिकस्त दी। 300 साल पहले स्कॉटलैंड की इंग्लैंड के साथ यूनियन बनी और फिर तीसरा तारीखी मोड़ कल के रेफरेंडम की शक्ल में आया। मज़ीद तफसील के लिए बराह रास्त चलते हैं एडनबरा, जहां हमारे नामानिगार हुसैन अस्करी मौजूद हैं। जी हुसैन। जी शफ़ी, तारीख़ी रेफरेंडम अपने अख्ताम को पहुंचा। हारने वालों ने अपने इस नतीजे को तस्लीम किया, जीतने वालों ने खुशियां मनाई। लेकिन रात गए जब नताइज आना शुरू हुए थे तो जो 32 लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से, उनके काउंटिंग ऑफिसर्स की तरफ से नताइज आते गए और ना कहने वालों की जीत वाज़े होती गई। और फिर सुबह तकरीबन 7 बजे जो चीफ़ काउंटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ना कहने वालों की फ़तह का ऐलान किया और इस तरह से ये मामला ख़त्म हुआ। रेफरेंडम तो ख़त्म हो गया, लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरी लम्हात में और नताइज आने के बाद क्या कुछ होता रहा। तवील रात के बाद जीत का लम्हा, पहले खुशी के आंसू और फिर पार्टी शुरू। दूसरी तरफ आज़ादी की मुहिम के रहनुमा एलेक्स सैमंड हारे तो सही, लेकिन बाजी फिर भी मात नहीं। मैं स्कॉटलैंड का शुक्रिया अदा करता हूँ। 16 लाख अफराद ने मुल्क की आज़ादी के लिए वोट डाला। फिर उन्होंने अपने हामियों को नताइज कबूल करने की तलकीन की। मैं आवाम का फैसला कबूल करता हूँ और मेरी पूरी स्कॉटलैंड से गुजारिश है कि इस जमहूरी फैसले को कबूल करें। इत्तेहाद बरकरार रखने की मुहिम चलाने वाले रहनुमा का कहना था कि आवाम ने ना ज़रूर कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब्दीली ना आए। इन खुशियों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्कॉटलैंड की 85% आबादी ने वोट डाला है और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सियासी अमल से किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। इस रेफरेंडम में रिकॉर्ड 85% वोटर टर्नआउट रहा। आज़ादी के लिए 16 लाख जबकि यूके के साथ रहने के लिए 20 लाख से ज़्यादा वोट डाले गए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मज़ीद इख्तियारात देने का वादा किया, मगर साथ ये भी कहा कि आज़ादी के बारे में फ़ैसला बहुत वाज़ेह है। Now the debate has been settled for a generation. अब ये बहस एक जनरेशन के लिए ख़त्म हो गई है, या जैसे एलेक्स सैमंड का कहना है कि इस ज़िंदगी के लिए फ़ैसला हो गया है। हमने स्कॉटलैंड की आवाज़ सुनी, अब वक्त आ गया है कि इंग्लैंड के लाखों लोगों की भी सुनी जाए। इंग्लिश कवानीन के लिए इंग्लिश वोट के सवाल का भी फैसला कुन जवाब दिया जाना चाहिए। इत्तेहाद बरकरार रखने की मुहिम चलाने वालों की स्कॉटलैंड को यूके के साथ रखने की मुहिम कामयाब हुई। अब ये रेफरेंडम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद यूनियन पर हुकूमत के तरीक़े और इत्तेहादी ममालिक को इख्तियारात दिए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। हुसैन अस्करी, BBC न्यूज़, एडनबरा। हुसैन अस्करी, आपकी रिपोर्ट में यूके में नताइज पर रद्द अमल देखे। इस रेफरेंडम में तो दुनिया भर की दिलचस्पी थी, तो ये बताएं कि आलमी रद्द अमल क्या है? शफ़ी, ज़्यादा रद्द अमल तो ख़ुद यूरोप के अंदर से आया है और ज़्यादातर स्पेन से रद्द अमल आया है। ख़ास तौर पे जो स्पेन का जो एक इलाका है कैटलोनिया, वहाँ के लोग जो आज़ादी की मुहिम चला रहे हैं उसके रहनुमा हैं आर्थर मास। उन्होंने ये कहा है कि इस रेफरेंडम ने
उनके खित्ते के लोगों को भी ये रास्ता दिखाया है कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला भी वोट के ज़रिए कर सकें। लेकिन स्पेन के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस रेफरेंडम के फ़ैसले को, नतीजे को एक तारीख़ी नतीजा करार दिया है और यूरोप भर के लिए एक अच्छा नतीजा करार दिया है। यूरोपियन कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि ये ज़बरदस्त फ़ैसला है और इससे एक मज़बूत और मुत्तहद यूरोप और मज़बूत, मुत्तहद और खुले यूरोप के लिए राह हमवार होगी और ज़्यादा मज़बूत होगा यूरोप इससे। और ट्रेड कमिश्नर जो हैं यूरोप के, उन्होंने ये कहा है कि अगर स्कॉटलैंड के अवाम अलहदगी के हक़ में फ़ैसला करते तो ये बड़ा ख़तरनाक होता और यूरोप भर में कई जगहों पे आज़ादी की तहरीकों को इससे हवा मिलती। जी हुसैन अस्करी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बाथ यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता डॉक्टर इफ्तिखार मलिक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, स्कॉटलैंड में 16 लाख अफराद ने आज़ादी के लिए वोट डाला, ये नतीजा उनके लिए कैसा रहेगा? दरअसल में ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड टर्न आउट है, कहीं 97% तक टर्न आउट रहा है। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी पोलिटिसाइज्ड लोग हैं और ये इशू काफ़ी देर से चल रहा है। कुछ लोग तो कहेंगे 300 साल से चल रहा है, जब से ये यूनियन जो है वजूद में आई है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इंटेंसिटी 1990s में आई है और लेबर पार्टी ने, जब इनकी हुकूमत थी 1997 में, इन्होंने कोशिश की कि बहुत सारे हकूक़ और जो राइट्स हैं और पावर्स हैं वो स्कॉटलैंड को दी जाएँ, नॉर्दर्न आयरलैंड को दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में उस वक्त के बाद से ज़्यादातर मुतालबा जो है वो यही रहा है कि और से और राइट्स दिए जाएं या इवेंचुअली इंडिपेंडेंस दी जाए। तो मेरे ख्याल में ये परसेंटेज भी ज़्यादा है और ख़ास तौर पे 16 से 17 साल के लोगों को जब वोटिंग का हक़ दिया गया तो काफ़ी तादाद में उन्होंने इसमें। तो डॉक्टर साहब, बरतानवी हुकूमत ने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मज़ीद इख्तियारात के वादे किए, तो आगे होगा क्या? ये 3 जो मेन पार्टीज़ हैं, यूनियनिस्ट उन्हें कहते हैं यहाँ की ज़ुबान में, इंग्लैंड की ज़ुबान में, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की ज़ुबान में तो यूनियनिस्ट का मतलब कोई और समझ जाता है, लेकिन लेबर पार्टी, रूलिंग टोरी पार्टी और लिबरल पार्टी, इन्होंने कहा है कि मज़ीद डेवोल्यूशन की जाएगी, यानी मज़ीद अख्तियारात जो हैं वो वेस्टमिंस्टर से एडिनबरा को, स्कॉटलैंड को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसमें टैक्सेशन है, उसमें हेल्थ के बारे में है, उसके अलावा मज़ीद लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये अगले 3-4 महीनों में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनका फ़ैसला अगली पार्लियामेंट में होगा। तो जहाँ स्कॉटलैंड में मज़ीद खुद मुख्तारी और अख्तियारात के लिए आवाज़ उठी, उसी तरह वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड भी तो शामिल है ना, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मेरे ख्याल में ये एक ऐसी प्रेसिडेंट बन गई है कि जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम को अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया फेडरल सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा। नेशंस का तो ऑलरेडी इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये 4 नेशंस हैं जो मिल के बरतानिया कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर स्कॉटलैंड को जैसे डिवोल्यूशन होगा, ज़्यादा अख्तियारात मिलेंगे, तो उसके बाद वेल्स को और नॉर्दर्न आयरलैंड को। इंग्लैंड का मामला काफ़ी पेचीदा है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, यहाँ इकनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और ये बड़ा भाई बन भी सकता है और बना हुआ भी है। एक सवाल और है डॉक्टर इफ्तिखार मलिक, दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से कौमें आज़ादी की जद्दोजहद कर रही हैं, तो इस लिहाज से ये रेफरेंडम उनके लिए क्या माना रखता है? मेरे ख्याल में स्पेन में, बेल्जियम में, इटली में जो लोग अलहदगी पसंद थे उनके लिए काफ़ी मायूसी का ये एक किस्म का प्रेसिडेंट बना है। लेकिन बहुत सारे ममालिक में ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में शामिल हों और स्टेक होल्डर बने और पॉलिटिक्स इज़ नेम ऑफ पॉसिबल्स, तो गिव एंड टेक के ज़रिए गवर्नमेंट्स भी और जो मुतालबा करने वाले हैं वो किसी न किसी एक ऐसे ख़ास सिंथेसिस के नुक्ते पे वो कंसेस कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वायलेंस के अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं, तो ये उस लिहाज से एक अच्छी प्रेसिडेंट है। लेकिन स्कॉटलैंड के अंदर टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को हील अप होने के लिए। डॉक्टर इफ्तिखार मलिक अब BBC स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। थाईलैंड के वज़ीर आज़म का बिकनी पर मुतनाज़ा बयान और फिर उससे माजरत की खबर हमारी मकबूल तरीन खबरों में बिला मुकाबला सरफ़हरिस्त रही। इसके अलावा स्कॉटिश रेफरेंडम की पिक्चर गैलरी भी बहुत देखी जा रही है। और अब कुछ मुख्तसर आलमी खबरें। फ्रांसीसी जंगी तैयारों ने पहली मरतबा इराक़ में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया पर हमले किए हैं। फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि तैयारों ने शुमाल मशरिकी इलाके में तंजीम के लॉजिस्टिक डेपो को निशाना बनाया। चीन की एक अदालत ने अद्वियात साज बरतानवी बैनुल-अक़वामी कंपनी ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन GSK पर रिश्वत देने के जुर्म में 30 करोड़ पाउंड का जुर्माना आयद किया है। अदालती फैसले के मुताबिक चीन में GSK के अहलकार अपनी कंपनी की अद्वियात और आलात इस्तेमाल करवाने के लिए डॉक्टरों को हस्ब मामूल रिश्वत देते थे।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस कहती है कि एक नाना ने अपनी बेटी और उसके 6 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के बकौल मज़कूरा शख्स इससे पहले बंदूक से मुताल्लिक जुर्म में जेल काट चुका है और उसे सन 2006 में रिहा किया गया था। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, शाम में दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ने वाली शामी फौज के महाज से खुसूसी रिपोर्ट, और क्लासिकी गुलकार रफाकत अली खान से सुनिएगा कि क्लासिकी मौसीकी है क्या। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी सदर ओबामा ने कहा है कि एतदाल पसंद शामी बागियों को मदद फराहम करने के मंसूबे की सेनेट से मंजूरी साबित करती है कि अमरीका दौलत इस्लामिया के खिलाफ मुत्तहिद है। उधर शाम में बहरान शदीद होता जा रहा है, जहाँ शाम की फ़ौज और बागी ग्रुप्स दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के अलावा ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाले शिद्दत पसंद गिरोह से भी नबर्द आज़मा हैं। BBC के मशरिक़ वस्ता के एडिटर जेरेमी बोइन ने शाम की फ़ौज के साथ एनुल बैजा नामी गांव में फ्रंट लाइन का दौरा किया और ये रिपोर्ट दी। दमिश्क के नवाह में वाक़े ज़िले जोबरा का जंग ने यह हाल कर दिया है। 2 साल कबल बागियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद से इस पर कब्ज़े की जंग जारी है। शाम के अवाम के लिए आम मामूल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बस एक याद ही बनकर रह गई है। शाम की फ़ौज ने हमें दमिश्क से कोई 20 मिनट की मुसाफत पर अगले महाज पर एनुल बैजा नामी गांव में जाने की इजाज़त दी। इस इलाके को हाल ही में शदीद लड़ाई के बाद बागियों के कब्ज़े से छुड़ाया गया है। ये एक छोटी सी चौकी है जहां से दुश्मन की फ्रंट लाइन सिर्फ 300 मीटर दूर है। इन शामी फ़ौजियों का कहना है कि वो रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज में शामिल हुए हैं और अब आखिरकार मगरिब उनकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हो रहा है कि दूसरी जानिब उनका मुकाबला मजहबी शिद्दत पसंदों से है। यहाँ उनके हौसले बुलंद थे। इस सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर नहीं चाहते थे कि उनकी शनाख्त जाहिर की जाए। दौलत इस्लामिया पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा है। अगर उन्हें शाम में कंट्रोल हासिल हो गया तो वो हमें पत्थर के दौर में वापस ले जाएंगे, लेकिन बतौर एक अस्करी कुव्वत वो इतने ख़तरनाक नहीं हैं और हम इन्हें अमेरिका की मदद के बगैर शिकस्त दे सकते हैं। दोपहर को लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब बागियों की जानिब से पहले फायरिंग की गई। शाम का कहना है कि उनकी फ़ौज के बगैर जिहादी ग्रोहों के ख़िलाफ़ लड़ाई कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वो तजुर्बेकार हैं और हर रोज़ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका और बरतानिया का ख्याल है कि ये फ़ौज एक बेरहम डिक्टेटर का हथियार है। शामी फ़ौजी बज़ाहिर मोतदल बागी गिरोह FSA पर फायरिंग कर रहे थे, जिसे अमेरिका दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करना चाहता है। शाम की फ़ौज ने जिस इलाके को वापस हासिल किया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गांव की वाहिद दुकान पर उम्मे नजम का कहना था कि उनके बच्चे फायरिंग की आवाज़ से खौफजदा हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और मैं 5 मरतबा नकल मकानी कर चुकी हूँ। आपके ख्याल में इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? शाम में जारी जंग ख़त्म नहीं हो रही बल्कि शदीद होती जा रही है और यहाँ की सियासत मज़ीद पेचीदा। अगर आप आज का प्रोग्राम या इसमें शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पे भी देख सकते हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मुल्कों के निस्बत पाकिस्तान में शायद क्लासिकी मौसीकी को वो दर्जा नहीं दिया जाता जो इसका हक़ है, या कहिए कि हौसला अफजाई नहीं की जाती। क्लासिकी मौसीकी को सनद के साथ रफ़ाकत अली खान ही बता सकते हैं, जो ख़ानदान शाम चौरासिया के सपूत हैं। क्लासिकी गीत और संगीत उनका मैदान और बॉलीवुड में उनके गीतों की धूम है। हमारे साथी दीनो अली ने रफ़ाकत अली खान से कहा, क्लासिकी मौसीकी का तारुफ अता कीजिएगा। असल में बात यह है कि क्लासिकी मौसीकी तो एक आर्ट है, लोग उसको अपना के अपने अपने जॉनरे में काम करते हैं। कोई इसको कवाली में यूज़ करता है, कोई इसको ख़याल गायकी में यूज़ करता है, कोई इसको गज़ल में यूज़ करता है, कोई इसको ठुमरी में यूज़ करता है। लेकिन एक स्पेसिफिकली एक क्लासिकल आर्टिस्ट जो होता है, जो सिर्फ ख़याल गायकी गाता है, वो स्टेट लेवल की चीज़ है।
वो स्टेट लेवल का गवैया होता है। जैसे मैं समझता हूँ ये गाने की PhD है जो मैं अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब तक सरपरस्ती इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट लेवल पर नहीं आती तब तक ये चीज़ें पनपती नहीं हैं। अपनी ज़ात पर इसको सीखना और करना और इसको कहाँ इस्तेमाल करना ये बिल्कुल एक दूसरी बात है। तो क्लासिकल पर कभी भी जवाल नहीं आया, इसका इस्तेमाल अपना अपना है। हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल, हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल। कैसा महसूस होता है जब आप किसी वेस्टर्न परफॉर्मर के साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं या आपकी फ्यूजन होती है क्लासिकल म्यूज़िक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक की? अगर आप क्लासिकी मौसीकी नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूज़ नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा म्यूज़िक जानते हैं और शायद इतना वो ग्रामेटिकली ना जानते हों, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्लासिकी म्यूज़िक का सबसे बड़ा यही है, तो दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं ग्लोबल टाउन बन चुका है, तो कहीं भी जाके अपने काम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको काम आता है तो। हर घराने की खासियत होती है, हर घराने का एक राग होता है ख़ास या एक ख़ास अंदाज़ होता है गाने का। आपके घराने शाम शरासी की भी एक ख़ासियत है। इसके अंदर हमने जो इनोवेशन की, हमारे जो बुज़ुर्गों ने की, वो लय को बड़े खूबसूरत तरीके से देखना है। फिर उसके बाद ये इतना एक्सपेंडेबल काम हो गया है कि माशाल्लाह आज सारी दुनिया सरगम कर रही है, ताने मार रही है। लेकिन सबसे पहले मेरे चचा उस्ताद सलामत अली खान, मेरे वालिद साहब ने इस तरह का काम किया। बल्कि मुझे एक और चीज़ याद है, मेरे पास एक बड़ी यूनिक तस्वीर भी है, कभी हुआ तो मैं आपको शेयर करूँगा तस्वीर की। नज़ाकत अली खान साहब और सलामत अली खान साहब ने कवाली भी की हुई है। और जो आज आपने खान साहब का अंदाज़ सुना है, नुसरत अली खान साहब का, ये सलामत अली खान साहब ने आज से कोई 50 साल पहले ये अंदाज़ सुनाया भी हुआ है। मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू हो मेरे मौला मौला। मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, रफ़ाकत अली ख़ान। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी-जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। शफ़ी नकी-जामई को इजाज़त दीजिए।